पहले हमको लगता था झिझक कि मैं सांवला सा हूँ, बच्चे गोरे गोरे से थे। लव लाइफ थी या नहीं, अरे यार ये रेड वाला कलर और उसमें छोटे छोटे पैर, दुबली पतली थी, 35-40 किलो हुई है मुश्किल से। लेकिन अब चेहरा देख नहीं पा रहे हैं, हम परेशान भी नहीं है, कैसे देख पाए, हलचल चल रही। हम कह रहे तुम चेहरा खुलवा के दिखा, फोटो खींचेंगे बहाने। पिताजी और ताऊजी दोनों जेल चले गए, 2 ही लोग गार्जियन थे। हमारी उम्र 4 साल की थी। पे फीस जमा करने के लिए भी हमारे लाले पड़ते थे। कभी कभी वो चाहते थे कि वो सिगरेट पे हैं तो मैं भी उनका साथ दूं। कसम रखाते थे कि नहीं एक कस मार लो, वैसे एक कस मार लो। अच्छा, मैंने 18 बिजनेस किए, 1 बट्टा 2 बट्टा 3 बट्टा 4 बट्टा। आपने फिल्म भी तो प्रोड्यूस की? हाँ, 7 करोड़ लोन लिया, तो उसके बाद में फिर 5 करोड़ लोन लिया। यूजीसी के नियमों और बदलावों को लेकर जमीनी स्तर पर बहुत चर्चा है। आज यहाँ पर 17,000 बच्चे अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। उनके लिए 25 लाख रुपए 50 लाख रुपए घूस दे देंगे, व्यवस्था कर देंगे। और आरक्षण की इस व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? हम अभाव में पढ़े और प्रभाव में पढ़े। अचानक नजुल की जमीन के नाम पर बुलडोजर चल जाए। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पैसे के बल पर दो, चाहे आप बंदूक के नोक के बल पर दो। सर, आजकल देखा जाए एथेनॉल को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एथेनॉल सब जगह नहीं मिलाया जा रहा। देश में जब सड़कें और पुल बन रहे होते हैं, वे उद्घाटन से पहले ही कभी कभी टूट जाते हैं। इंजीनियर्स की अज्ञानता। अयोध्या में चंदा चोरी जो हुआ था उसका मैं नाम लेना चाहूंगा। पप्पू यादव बैठ करके और जिस तरह हमारी हिंदू सनातन धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूं सीतापुर के एमएलसी पवन सिंह चौहान सर के साथ। सर, आपका द पारा स्टॉप में हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत आपका भी। सर, मेरा पहला सवाल है आपसे। जब आप बचपन में पढ़ते थे तो घर के हालात जिस हिसाब से हमने सर्च किया है उतने अच्छे नहीं थे, तो जब आप बाहर जाते थे तो उस समय झिझक होती थी बात करने में? मैं 2 चीज़ें बताऊं, बड़ा नेचुरल किस्सा बताएंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। वाकई पहले हमको लगता था, जैसे आपने बताया उसी के संदर्भ में बना रहा हूँ। पहले हमको लगता था झिझक कि मैं सांवला सा हूँ, बच्चे गोरे गोरे से थे। तो कहते थे यार ये गोरे हैं, ये काले हैं। हमको लगता था हम यार काले हैं। तो मैं बड़ा अपने आप को थोड़ा अपडेट करने की कोशिश करता था। फिर भी दिमाग में कसक रहती थी कि यार वो गोरा क्यों नहीं पैदा हुआ। फिर एक बार मैं क्लास 4th में पढ़ रहा था, तो गांव में बहुत सारे बच्चे, करीब 15-16 बच्चे हम लोग खेल रहे थे। और वहीं पर हमारे गांव में उस ज़माने में मैं बात कर रहा हूँ, 75 की बात कर रहा हूँ। तो उस ज़माने में होता क्या 75-76 में कि हर गांव में, हमारे गाँव में बहुत बड़ा दरवाज़ा था हमारा, ताश खेलते थे। और ताश खेलते खेलते एक वहाँ पर सबसे जो विद्वान व्यक्ति मैं समझता था, बड़े वाकई काबिल व्यक्ति थे, उन्होंने ऐसे ही ताश खेलते खेलते ऐसे चर्चा किया कि बताओ गांव में सबसे अच्छा बच्चा कौन। तो इस पर बहस चले, कोई किसी को स्किन देख करके, किसी को हाइट देख करके, किसी को और बातचीत देख करके लोगों ने नाम लिया। तो उसमें से जो 5वां व्यक्ति था उसने हमारा नाम लिया। तो मैंने कहा हमारा नाम क्यों लिया, हम कहाँ सुंदर हैं, हम कहाँ से अच्छे हैं, हाँ कहाँ सुंदर दिख रहे हैं। तब उसने हमारे बारे में डिफिनेशन किया। कहा देखिए पवन बड़े संस्कारी हैं, दरवाजे पर कुआं है, जब भी कोई पानी भरने आता है तो पवन उसकी बाल्टी ले करके अपने हाथ से पानी भर के देते थे। जब तक का इनसे बड़े लोग आते हैं तब का सबकी बाल्टी यही भरते हैं। वाह, नाइस। पहला। दूसरा, जब कोई मिलता है उसका ये पैर छू के अभिवादन करते हैं। तीसरा कि मैं क्लास 4 में 10-12 साल का था, तो मैं अपने गांव के जो चक्रोट हुआ करते थे उस चक्रोट का अपने दरवाजे के साथ साथ में उस चक्रोट में भी मैं झाड़ू लगाता था। तो एक दिन ऐसे ही झाड़ू लगा दिया तो लोगों ने तारीफ कर दी, हमारी बहुत तारीफ किया। तो मैं लगभग अक्सर चक्रोट लगा देते। तो कई ऐसे काम है जो पवन बड़े शराफत से और पूरे गाँव भर से हट के काम करते हैं। उस दिन से हमारे अंदर जो फियर कॉम्प्लेक्स था वो खत्म हुआ कि आज मैं सांवला हूँ। उस दिन से खत्म ही हो गया। फिर लगा कि हाँ कर्म प्रधान है, ना कि फेस और पर्सनालिटी। वाह, नाइस। तो उस दिन से, जैसे आपने बताया कि पैसे के अभाव में आपको कैसे महसूस होता था, हकीकत में बताऊं मैंने पूरी जिंदगी अपने तरीके से जिंदगी जिया। मैं कभी शादी बारात जाते थे किसी के, लोग क्या करते थे एक दूसरे की शर्ट मांग लेते थे, किसी ने बेल्ट मांग, तो बड़ी गरीब हुआ करती थी भाई साहब। तो किसी ने गरीब मतलब कोई बेल्ट मांग लिया, तो किसी ने घड़ी मांग लिया, तो किसी ने शर्ट मांग लिया, किसी ने जूते मांग लिए, एक दूसरे को मांग जांच के काम करते थे। मैं पूरी लाइफ किसी का कुछ भी नहीं मांगा, जो हमारे पास जो उपलब्ध था उसी को अपना शौक मान करके मैं पहना ओढ़ा। और शादी हो चाहे बारात हो चाहे अपनी शादी हो, मैं अपनी शादी में भी हमारे पास उस घड़ी नहीं थी। सारे लोग हमको घड़ी अपनी में खोल दे रहे थे, या हमारे चाहे जीजा हो चाहे फूफा हो चाहे बहनों हो, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे कि लो पवन तुम घड़ी बांध लो।
मैं घड़ी नहीं बांधा। मैंने कहा नहीं, हमारे घड़ी नहीं तो मैं घड़ी नहीं बांधूंगा। जबकि मैं शादी के बारात में जब दूल्हा बन के बैठा था, कलेवा आप जानते हाँ, होंगे, कलेवा। अब तो नहीं होता, उस जमाने में कलेवा नहीं, होता कलेवा होता है आज भी सर। हाँ होता है बहुत, अब तो सांकेतिक हो गया। वो तो हाँ, कलेवा बड़ी मान मनोल होता, बड़ा मजा आता था कलेवा में, सहबाला बनते थे, कलेवा होता था, बड़ा आनंद आता था। उस कलेवा में कुछ हमारी जो वहाँ की गाँव की औरतें थी, उन्होंने कमेंट भी पास किया, काल लड़का पास एक घड़ी नहीं रहा है। अच्छा, ये बोला गया? हाँ बोला गया, लेकिन हमको अनकम्फर्ट नहीं लगा। उसका घड़ी नहीं तो नहीं, हाँ, सिंपल सी बात। सिंपल सी बात है, लेकिन ये बड़ा कठिन होता है। हम कह तो दिए सिंपल सी बात है, लेकिन बड़ा कठिन होता है। तो जब इस तरह की चीज़ें हमारे साथ गुजरती गई तो हमको लगा कि यार नहीं यार, ठीक है, हम जैसे वैसे ठीक है। सर, एक परचून की शॉप थी आपकी, हाँ बक्सी तालाब में, और वहां से निकलकर फिर दिन देखा जाए आपने भट्ठे का निर्माण किया, फिर उसके बाद आपने एसआर कॉलेज, देन उसके बाद आप अभी मौजूदा एमएलसी हैं सीतापुर के। सर, एक कहानी। दो तीन चीज़ें बताएं। जैसे जब मैं बताया बचपन बड़े मुफलिस में गुजरा हमारा, वैसे मैं जमींदार खानदान में पैदा हुआ। ताऊजी प्रधान थे हमारे, और उस वक्त कम एज में प्रधान बन गए थे, तो फैसला करने गए थे। कम एज होने की वजह से जो अपने ही खानदानी लोग थे, आपस में कुछ झगड़ा हो था, चक्रोट लेकर के, और उसके वजह से जब फैसला कर रहे थे, दो लोग आपस में गुट आपस में भिड़ गए, और एक ने लाठी मारा, एक ने कांटा मारा, एक ने गाली दिया, और उसी में उनका दो लोगों को मर्डर हो गया। उसमें सब भगे, ये भी हमारे ताऊजी और वो भी भगे। उसके बाद में फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब भागने के बाद में फिर एक बड़ी स्थितियाँ, भागने के बाद में पिताजी हमारे दुकान करते थे परचून की, वो पिताजी आए यहाँ पर, वो दुकान में बैठे, हमारे यहाँ उनके घर गए, जिनका हमारे खानदानी थे, उनके घर रोए गए, यार गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था करके, मतलब जो भी कुछ हुआ। 3-4 दिन के बाद पता लगा पिताजी का भी हम नाम लिखा दिया गया। ताऊ जी का पहले से नाम लिखा दिया, पिताजी का 3-4 दिन बाद नाम लिखा दिया। गांव की जो अपनी आपस की दुश्मनी होती है, खुन्नस से होती है, तो उसकी वजह से फिर वो बड़ी स्थितियाँ विकराल हो गई। पिताजी और ताऊ जी दोनों जेल चले गए, 2 ही लोग गार्जियन थे। हमारी उम्र 4 साल की थी, 4-5 साल के थे हम। तो उसमें फिर हमारी एक तेज़ी से हमारा गिरावट हुई हमारे परिवार की, और फिर ये स्थिति आ गई कि हमारा क्लास 5 पास करने के बाद जब 6 में पहुँचे तो 2 रुपये फीस जमा करने के लिए भी हमारे लाले पड़ते थे। स्थितियाँ बड़ी ख़राब हुई। फिर मैं किसी का कोन गोड़ते थे, तब हमको 4-4 आने, मतलब 4 कोन गोड़ दिए। कोन समझते हो ना? हाँ। खेती के 4 कोने होते हैं, उनको कुदाल से गोड़ना होता था, तो 1 कोन के चवन्नी मिलती थी। 4 कोन गोड़ दिए तो 1 रुपये मिल जाता था, तो 8 कोन गोड़ दिए 2 रुपये मिल गए। एक महीने की हमारी फीस अदा। अच्छा, उसमें हाँ, निकल जाती थी, फीस अदा हुई। तो इस तरीके की मैंने ज़िंदगी जी है। वाह, नाइस। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके मैं थोड़ा सा और बड़ा हुआ। फिर पिताजी हमारे बिजनेस से छूट के 1982 में आए। वो सोचा गया क्या किया जाए, ज़्यादा पैसे से थे नहीं हम लोगों के पास में। कुल मिला घर की जमा पूंजी मिला 700 रुपये इकट्ठा हुए। तो 700 रुपये में हो ही क्या सकता था, एक चाय की दुकान खोली गई, एक मड़िया नहीं समझ रहे हो, छप्पर डाल करके, और एक घर का वही जो लकड़ी थी घर की, आराम से काटा करके तख्त बनाया गया। उसी से बेंच बनवा दी गई, मेज़ बनवा दी गई। गांव की लकड़ी बहुत होती है हम लोगों के, होती है गांव में, और बना करके वही 5 किलो दूध और 2 किलो चीनी, 250 ग्राम चाय पत्ती और 12-24 गिलास ले लिया, उसमें 2 छीका ले लिया, और बस चल पड़ी जिंदगी। देखा जाए नीचे से आए हुए हो, एक एक चीज आपने देखी है, वो जो आपने अभी बताया खेत वाली बात बोली। जिंदगी चल पड़ी। तो जिंदगी चल पड़ी तो फिर धीरे धीरे हुआ कि यार हमको लगता है 7-8 महीने में मैंने उसे 7-8 हज़ार रुपये कमा लिए चाय की दुकान से। 5 लीटर से दूध सफ़र किया हुआ 1 महीने के अंदर 85 लीटर में लेने लगा। सारे जवार की लोग भी हमारे यहाँ चाय पीने लगे, सारे क्षेत्र में जो हमारे वहाँ दुकानें थी वो भी हमारे यहाँ चाय पीने लगे। तो एक अच्छी प्रॉफिट हुआ, और 6-7 महीने में 7,000 में मैंने कमा डाले। कमा के मैंने फिर ये हुआ कि अब करें क्या, फिर परचून दुकान खोली गई। परचून दुकान खोली गई तो परचून दुकान भी हमारी बड़ी शानदार भगवान के पास है। 7,000 रुपये शुरू करने के साथ साथ में ये बक्सी तालाब में सर, बक्सी तालाब पर, ये बक्सी तालाब चौराहा एयरफोर्स रोड है, उसी के बगल में हमारी दुकान थी। और वहाँ पर एयरफोर्स के भी काफ़ी लोग हमारे यहाँ कस्टमर बने, और मैं रिटेल होलसेल दोनों पहले दिन से शुरुआत कर दिया। जज्बा आज मैं समझता हूँ कि आत्मविश्वास जज्बा बहुत बड़ा था हमारा। भले पैसा नहीं थे लेकिन हमारे आत्मविश्वास बड़ा था। पहले दिन से मैंने जो पहला कस्टमर आया था तो 7,000 रुपये की मैंने दुकान खोली थी, वो पहला कस्टमर 700-800 कस्टमर आ गया। सामान था नहीं इतना हमारे पास, तो अपने नौकर को दौड़ करके, एक ही नौकर रखा था, उसको दौड़ करके दूसरी दुकान से सामान मंगवाया, और उस दुकानदार को मैंने सामान पास किया।
पास करने में हमको कुछ पैसा अपने पास से देना पड़ा, क्योंकि अगले दुकानदार ने थोड़ा महंगा दिया था। और थोड़ा सा एक बिजनेस प्रतिनिधि थोड़ा होती है, खुन्नस होती है, लेकिन मैंने अपने घाटा खा के दे दिया। और फिर धीरे धीरे करके फिर अपने आप को मैनेज किया। 6-7 महीने में एक एजेंसी ली, फिर 1 साल में दूसरी एजेंसी ली, और मुझको लगता है कि ये सन थोड़ा जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हमारी एजेंसियाँ बढ़ती गई, और करीब फिर मैंने एक हिंदुस्तान लीवर की एजेंसी ले लिया। और हम अपने काम में बड़े, ये मैंने देखा, अब मैं कनेक्ट करता हूँ अपने आप को, मैंने अपना समय हमसे अपने ऊपर खर्च किया। कारण क्या था? संघर्ष था, जिंदगी जीने की जद्दोजहद थी, सरवाइव करने की एक था कि नहीं हम कुछ अच्छा करना है। पिताजी जेल में होने के बावजूद भी कभी कोई, हम और मेरे भाई दोनों ने कोई मादक पदार्थ का कभी कोई यूज नहीं किया। ये भी भगवान कृपा रही, क्योंकि गांव के लड़के आते थे और यहाँ तक कि कभी कभी वो चाहते थे कि वो सिगरेट पीने तो मैं भी उनका साथ दूं। कसम रखाते थे कि नहीं नहीं एक कस मार लो, वैसे एक कस मार लो, मैं कसम खाने वाला हूँ, मैं एक कस नहीं मारा कभी, अकेले में नहीं मारा। और यहाँ तक कि जब मैं 13-14 साल की उम्र था, आज मैं कनेक्ट करता हूँ अपने आप को, 13-14 साल की उम्र में मैं तब उस वक्त परिवार में नॉनवेज लिया था, तो मैं भी नॉनवेज लेता था। जैसे सब्जी खाते वैसे मैं नॉनवेज खाते थे, पता नहीं था कि एक दिन रामायण मैं सुन रहा था गांव में, आपको देखा होगा आज भी गांव में जो खाली समय होता है, ये जेठ वैशाख जो होता है, जब खाली समय होता है किसानों को, उस वक्त हर गांव में लगभग रामायण या भागवत बैठती थी। हाँ, बैठती आज भी बैठती है, लगभग मैक्सिमम गाँव बैठ जाती है, हमारे गाँव बैठती थी। तो उसी में पंडित जी सुना रहे थे, कथा सुना रहे थे कि भाई देवताओं का भोजन और दैत्यों का भोजन। तो दैत्यों के भोजन माया के जो दानव लोग होते हैं, राक्षस लोग होते हैं, उनका भोजन मांसाहारी होते हैं, मदिरा पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, इस तरह का उन्होंने व्याख्यान किया। वहीं पर मैंने संकल्प लिया, यार हमको उस वक्त लगा यार राक्षस तुमको नहीं बनना है, दिमाग भाई यार राक्षस तुमको नहीं बनना यार। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं अब तो नॉनवेज हम आज से नहीं खाएंगे। और घर में आया कि बताया कि हम नॉनवेज नहीं खाएंगे। बनाते बहुत बढ़िया थे हम, अच्छा बनाते हैं, बहुत बढ़िया थे वहाँ। तो ताऊ जी थे, उन्होंने एक थप्पड़ भी मारा, हमारे दिमाग तुम्हारा खराब, ठाकुर के साल। वो ताऊ जी को दरअसल सर आप नॉनवेज अच्छा बनाते होंगे, ताऊ जी को अच्छा लगता होगा। नहीं, लेकिन 2 चीजें बताऊं आपको जी सर। जब एक डर होता है, अब तो समझ आता ना उन्होंने मारा क्यों था, और जब हमारे छोड़ने पर दुखी क्यों हुए। उनको ये था कि भाई हम तो छोड़ नहीं पाएंगे। हर व्यक्ति को लगता है कि हम तो छोड़ नहीं पाएंगे, हम तो खाएंगे मरते दम तक खाएंगे। ये नहीं खाएगा तो बुढ़ापे हमको खिलाएगा नहीं। बनाएगा कौन, खिलाएगा कौन, राइट, बड़ी समस्या। तो उन्होंने इसलिए हमारा कह दिया कि तुम छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी तुमको मनाना तुम्हें पड़ेगा। भाई साहब मैं बता दूं, मैं 2 साल तक नॉनवेज बनाया। जो नॉनवेज खाते होंगे उनको पता होगा कि उसकी जो खुशबू होती है वो एक बड़ी विचलित करने वाली होती है। और मैं बना रहा हूँ बड़े पेशेंस से, बनाने के बाद में सर्व कर रहा हूँ पेशेंस से, और कभी मैंने उंगली लग टच नहीं किया। सोचता हूँ यार कुछ तो थी हमारे अंदर, भगवान की कृपा थी। सर एक साधारण परिवार से आने के बाद एक लड़के के अंदर मतलब बहुत सारी जद्दोजहद होती है, हमने देखा है, मैं खुद अपनी ज़िंदगी से कनेक्ट करूंगा। और हमारी आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत अच्छी है सर, मैंने भी परचून की दुकान छोटे पे शुरू की थी। अरे वाह। हमारे पिताजी भी जेल रह के आए हैं 10 साल कम से कम। किस एज में था आपका? सर हमने पिताजी को पिताजी कहना शुरू किया था। और वही मतलब हम भी 4 साल के थे, आप भी 4-5 साल के रहे होंगे। हाँ, गाँव में कुछ पता नहीं क्या पॉलिटिक्स, तो आप तो जानते हो किस तरीके की होती, लेकिन उस समय मैं अपने आप को कोसता था कि मेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ। लेकिन जब से मैं मुंबई में रह के आया हूँ, साइकोलॉजी थ्योरी वगैरह हमने सीखी, अब हमको लगता है जो होता है अच्छे होता है, अच्छे के लिए होता है। तो सर एशिया की क्या कहानी थी? यहाँ आप पढ़े, यहाँ से निकलने के बाद भारत के बाद एशिया टॉप किया है आपने। मैंने एशिया टॉप किया था। मैं बताऊँ 89 में पिताजी एक्सपायर हुए हमारे। 89 में पिताजी एक्सपायर होने के बाद में फिर हम लोग 90 में परचून दुकान और कपड़े दुकान दोनों चल रही थी। उस वक्त हिंदुस्तान लीवर की एजेंसी का ऐसे ही हमारी सेल और हमारे मेहनत को देख करके हिंदुस्तान लीवर ने हम पर देखा कि यार लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, इसको हम एजेंसी दे सकते हैं। मैंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने हम पर स्वीकार करते एजेंसी दे दी। हिंदुस्तान लीवर उस वक्त नहीं, जिसमें लाइफ बॉय और लक्स हो ये सब हम साबुन आते थे उस जमाने में, तो वो एजेंसी हमको मिल गई रक्सोना वगैरह की। तो हुआ क्या, एजेंसी मिलने के बाद में मैंने जी तोड़ मेहनत किया, इतनी मेहनत किया। उस मेहनत को देखते हुए हमको 1 ही साल के अंदर फिर लिप्टन वाली भी एजेंसी हमको ला के दे दिए 90 में ही, 90-91 में। फिर हमको बुरबान की एजेंसी मिल गई। फिर एक ISP आता है जो इंडियन सीमेंट प्रोडक्ट होता है, जो 7 o'clock ब्लेड वगैरह नहीं होते, पामोलिव 73 वगैरह होती,
इसके तो 4 मल्टीनेशनल कंपनी की हमको एक ही साथ एक साल में इनसे मिल गई। उसके सेल में यूं लेके जा रहा था। हिंदुस्तान लीवर में बताऊं आपको, हिंदुस्तान लीवर एक बड़ा नोन प्रोडक्ट था और बड़ी हर घर में लगभग हिंदुस्तान लीवर कोई न कोई आइटम मिल जाएगा, आज भी मिल जाएगा, आज भी है। तो उसकी सेल मैंने इतनी सेलिब्रेट बढ़ाई कि 6 महीने के अंदर मतलब अंदर मैंने इतनी तेज़ी से बढ़ाई कि मैंने पहले अपना एरिया टॉप किया, फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, फिर मैंने मंडल टॉप किया, मंडल टॉप करने फिर यूपी टॉप किया, यूपी टॉप करने के बाद में फिर मैंने इंडिया टॉप किया, इंडिया टॉप करने के बाद में फिर मैंने एशिया टॉप किया, एशिया टॉप किया। तो एशिया टॉप करने के बाद में फिर हमको इस सिकंदर आजम का खिताब मिलता है और ताज होटल मिला करके बड़ा सम्मान किया गया हमको। माँ के लिए साड़ी दी गई, सोने की चैन दी गई, बहुत सारे गिफ्टों से हमको नवाजा गया, सर्टिफिकेट दिए गए, बहुत सारी चीज़ें। तो उस ज़माने में देखा जाए तो सिकंदर आजम का खिताब मिलना तो अपने अंदर एक बड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। फिर यहाँ पर हमारा उस ज़माने में दूरदर्शन चलता था, उस दूरदर्शन पर 3 दिन तक लगातार आधे घंटे का हमारा इंटरव्यू आता था। वाह नाइस। कि भाई देखिए इस गांव में रह करके जैसे आज हम लोग एंटरप्रेन्योर को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, तभी एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप को प्रमोट किया जाता था। तो हमारा लगातार 3 दिन तक आया इंटरव्यू और उससे बड़ा हम हाईलाइट हुआ, बड़ा सम्मानित हुए, बड़ा ठीक लगा। फिर मैंने वहीं पर एक हमारे मित्र आ गए, वो भट्टे काम करते थे, फिर बिरफील्ड लाइन में आ गए, पैसे बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते लेकिन भट्टे लाइन में आ गए। तो फिर भट्टे से मैंने बड़ी तरक्की किया, 1 भट्टा 2 भट्टा 3 भट्टा 4 भट्टा, हर साल 1 भट्टा खोलने प्लान किया और भगवान की कृपा से हर साल 1 भट्टा मैंने खोला। इस समय प्रेजेंट टाइम कितने भट्टे हैं अपने? 4 भट्टे हैं। 4 भट्टे? हाँ 4 हमारे हैं, 4 भाई के, कुल मिला के 8 भट्टे हैं। अच्छा मैंने 18 बिजनेस किए। 18 बिजनेस? 18 बिजनेस किए और 18 में नंबर 1 पर हूँ। वाह नाइस। भाई मैंने चक्की, दान मशीन, स्पेलर, हाँ। तो मैंने तीनों चलाया और सालों चलाए मैंने। मैं धान भी अच्छा करता था, मैं स्पेलर में तेल अच्छा निकालता था, आटा अच्छा पीसता था। तेल कैसे निकालते थे, जैसे राई आती थी, राई में सरसों, उसको मैं क्या करता था मुंह में डालते थे, ऐसे उठा के डाल दिए 4 दाने। 4 नाले में देखते थे उसकी नमी कितनी है, ज़्यादा नमी है तो सुखा करके तेल निकालते थे, अच्छा तेल निकलता था। अगर जो हल्की बहुत ज़्यादा सूखी हुई है तो हल्का सा पानी के मुँह लगाते थे, पानी मुँह लगा करके कुछ 1 आध घंटा रोक देते थे और फिर उसको हम स्पेलर में डालते थे, तेल अच्छा निकलता था। एक चीज सर को डिटेल से जिस हिसाब से बता रहे हैं, कमाल है सर। मतलब धान मतलब परचून की शॉप और इस समय अभी आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं, सर मोटिवेशन है हम लोगों के लिए आप। नहीं ऐसा नहीं कि मेहनत लगातार करते हैं, उस वक्त मजबूरी थी, आवाज लगता है यार ठीक किया था। नहीं सर, आपको देखो ग्राउंड से जो सर निकल के आता है मजा जीवन में, मुझे लगता है वही है सर। फिर मैंने फोटोग्राफी भी की। अच्छा। और फोटो का डेवलपिंग भी किया और उस ज़माने में बहुत छोटी सी कोठरी में, गर्मियों में कल्पना करें छोटी सी कोठरी, उसी में डेवलपिंग करना, तब लाइट हुआ नहीं करती थी, पसीने में डूबे रहते थे, उसी में जाकर के धुलाई करते थे फिल्म की। आपने फिल्म भी तो प्रोड्यूस की? हाँ फिल्म भी प्रोड्यूस किया मैंने। क्या नाम है? तो छल कबड्डी। छल कबड्डी? हाँ छल कबड्डी मैंने फिल्म बनाई यहीं पर, जहाँ पर हमारा आजकल ग्लोबल स्कूल बना हुआ है ना। हाँ। इसी जगह पर हमारी शूटिंग हुई थी, यहीं पर बड़ा मचाना बड़े सीन बनाए गए थे बहुत सारे तरीके के। हाँ। यहाँ पर जो क्रिएटिव होते हैं बहुत सारे क्रिएटिव यहाँ बना करके फिल्म की शूटिंग हुई थी 15-20 दिन तक, तो यहाँ पर शूटिंग भी हुई। अब तो बड़ा शानदार स्कूल चल रहा है। आज मैं याद करता हूँ कि उस वक्त भी 4 भट्टे के मालिक मैं था, फिर भी किराए के मकान में रहता था। 4 भट्टे के मालिक होने के बावजूद भी मैं मोटरसाइकिल से चलते थे। ये बड़ा पेशेंस था हमारे अंदर। आज मैं कल्पना करता हूँ, पत्नी रोज गुस्सा होती थी, क्या तुम 4 भट्टे के मालिक बने घूम रहे हो, एक मकान नहीं बना पा रहे हो। ये सर शादी आपकी लव मैरिज ही थी अरेंज? नहीं, शादी अरेंज मैरिज हुई थी। और अरेंज मैरिज का उस जमाने में शादी का बड़ा रोचक किस्सा है। शादी जब हमारी तय, अब आपने छेड़ दिया तो मैं बता ही दूं। तो शादी हमारी तय हुई तो ये मैंने अप्रैल में बहन शादी किया था और जून में हमारे शादी के देखने वाले आ गए। माली हालत ठीक थी नहीं हमारी, माली हालत ठीक न होने की वजह से तो पहले हमारे पिताजी ने मना किया कि भाई शादी में नहीं करेंगे, भैया अभी शादी की है बिटिया की, अभी इनकी शादी नहीं करेंगे, 2 साल बाद करेंगे। जो हमारे फादर इन लॉ उस वक्त होने वाले, अब तो हो चुके और नहीं भी रहे, तो उन्होंने कहा नहीं भैया देख लेंगे, बस देख लेंगे क्या जाता है। देखा और उनको हम पता नहीं कहाँ से पसंद आ गए। अब पसंद आने के बाद फिर उन्होंने कहा शादी भैया कर डालो। तो 3 तारीख को हमारी शादी की मतलब वो 1 तारीख को दिखाई हुई
दिखाई मतलब आगे देखे। 3 तारीख को उन्होंने हमारी परीक्षा किया। 13 तारीख को हमारा तिलक हुआ और 25 तारीख को हमारी शादी हुई और 30 तारीख को चौथी चली गई। एक महीने में पूरा तय हुआ। होगा सबको एक महीने में सब। एक महीने। एज क्या रही होगी सर उस समय आपकी? उस वक्त हमारी एज 21 प्लस थे। 21 प्लस थे। अच्छा, 21 जो उम्र थी आपकी, उससे पहले लव लाइफ थी या नहीं? अरे यार, या आप डर रहे हैं भाभी से सीधा? मैं 2 चीजें बता दूं, मैं बड़े खुले मन से कहता हूँ। हाँ। जो जिंदगी के जद्दोजहद से या अपने संघर्ष से जीता है, उसके पास फुर्सत है कहाँ सोचने का। वो तो फुर्सत तब आती है जब आदमी बड़ा आदमी होता है, पैसे रुपए होते हैं, कोई दुनिया का मतलब नहीं होता है, उसके पास कोई झंझावत, जिसको मैं बोलता हूँ, इन झंझावतों में समय ही नहीं रहता। आज भी जो बच्चे फोकस्ड हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, माने नहीं रखता है। जो फोकस्ड है अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, अपने एकेडमिक के लिए या अपने मिशन के लिए, जो भी उनका मिशन होता है, उनको ये सब नहीं दिखाई पड़ती। जो मायावी दुनिया में उनको कहूंगा, जो मायावी दुनिया नहीं दिखाई पड़ती। कभी तो दिखाई पड़ा होगा मायावी दुनिया। वो जो मायावी दुनिया दिखाई पड़ती, शादी हो चुकी थी। अच्छा, अब दिखाई पड़ रहे थे तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि उस जमाने के हिसाब से तो ये व्यवस्था होती है कि हम लोग जिस बंधन में हमारे जब शादी हुई तो मैंने पिताजी से एक हफ्ते तक हनुमान चालीसा पढ़ते हुए पिताजी से ये कह पाए थे। 13 तारीख को परीक्षा हो गई, ठीक है ना, मतलब वो कारण जब हुआ था परीक्षा हुई और 13 तारीख 10 दिन बीच में गैप था। तो 7 दिन हमको लग गए कि ये पूछने के लिए कोई देख ले लड़की को। 1 हफ्ता जाते थे, फिर हनुमान चालीसा पढ़ते थे, आप पिताजी से कह देंगे कोई लड़की देख ली जाए, और फिर जाते थे हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, फिर नहीं कह पाते थे। तो 5-6 दिन बाद बहुत मौका लगा हमको, टाइम ढूंढते ढूंढते, तब बड़ी हिम्मत कह पाए कि पिताजी कोई लड़की देख ले। तो कहें कौन देख ले? अरे मैं नाम करते हुए मैंने आप ही देख ले। हम अच्छा चलो हम देखने जाएंगे। क्या देखने जाएंगे? देखिए उस जमाने में कैसे पिताजी लोग समझाते थे और कितना सार्थक था। तो पिताजी ने कहा कि चलो ठीक है हम दिखाएंगे। तो क्या देखेंगे और क्या पूछेंगे? हम कहा नहीं बस ऐसे देख लेना। अच्छा कहीं ऐसे क्या देख लेंगे? बताओ तो क्या देखेंगे? अब बताओ, एक लड़का बाप से क्या बोले, क्या तुम देखना? तो पिताजी बोले, हम पिताजी के 2 हमारे गांव के एग्जाम्पल दिए। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक बहुत ही कुरूप थी महिला और बहुत सेवादार थी, बहुत ही पेशेंस वाली, बहुत ही जन सेवा थी, सबके लिए काम धाम करना, सबसे प्यार करने वाली महिला थी और पूरा गांव उसका बड़ा सम्मान करता था। बहुत सांवली सी थी, हमसे भी ज्यादा सांवला कलर था उनका। यहाँ पे कम से कम प्लस थे आप। हाँ, तो वो बड़ी सेवादारी थी कि उनको जानते हो, चाची थी हमारी। कहीं चाची को देखा? हम हाँ। कि दूसरी चाची याद कर लो, एक खूब गोरी की चट्टी थी चाची, और पूरे कंकाला थी, गांव भर में लड़ती थी, अपने सास, बहुरिया, अपने ससुर, अपने पति, सबको धज्जी उड़ाई थी। कि वो कैसी पत्नी चाहिए तुमको? अच्छी चाहिए, कैसी चाहिए? तो मैंने हम चाची सांवली ली, ठीक दादी हमारी उतनी ठीक है। तो पिताजी हंसे, कहीं देखा, हमको अच्छा नेचर चाहिए, अच्छे चेहरे से हमको 1-2 साल तक हमको अच्छा लगेगा, सारी जिंदगी हम भुगतेंगे। और बाय द वे तुम अच्छा चेहरा ले भी आए, अच्छा नेचर भी हुआ, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारा टूट जाएगा तो वो छोड़ देगा? कहीं नहीं। कहीं अगर कुकर फटा, उसका चेहरा फट गया तो तुमका छोड़ देगा? मैंने कहा नहीं, जो भगवान दे रहे हैं उसको स्वीकार करो और जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। बस वो दिन था। फिर मैंने स्वीकार कर लिया, पूरे मन से स्वीकार किया। और जब ऐसा नहीं स्वीकार कर लिया मन से, फिर भी जब शादी हो रही तो बड़ा मन में कौतूहल था। उस जमाने में जब शादी होती थी तो पैपूजी समझते हो? हाँ, तो सुना है, मतलब पैपूजी होती थी। पैपूजी में क्या करती, जो एक नाउन होती है, एक थारा होता है, थारा में एक पति पत्नी होने वाले दोनों लोग उसमें पैर सटा के रखते हैं और पंडित जी इधर करते हैं, और जो हमारे चाचा या पिताजी या और सब लगते हैं वो सब पैर पूजते हैं। बेटी की तरफ से होता है, बेटी की तरफ से उसके पिताजी की, बेटी के पिताजी होंगे वो, उनके चाचा, सब लोग पैर पूजेंगे बेटी के। तो हम दामाद हमारे भी पैर पूजेंगे। तो वो हम भी बैठे थे आराम से, दोनों लोग साथ में, और आराम से वो लोग ऐसा कर रहे थे। अब हमारे में कौतूहल थे यार, ये क्योंकि जब पंडित जी पानी छिड़क करके, एक तो खूब लगा था काला वाला, वो रेड वाला कलर, और उसमें छोटे छोटे पैर, दुबली पतली थी, 35-40 किलो हुई है मुश्किल से। अच्छा। तो उसमें भी वो पानी छिड़क के पैर कर दिया काला बिल्कुल। अब हम पैर के अंगूठा देख रहे हैं, पैर के छंगुनियां देख रहे हैं, पैर की उंगलियां देख रहे हैं,
और आने जाने वाले उनकी मौसी देख रहे हैं, उनके पापा देख रहे हैं कि भगवान चेहरा किसका होगा, इनकी मम्मी जैसा होगा कि इनके पापा जैसा होगा कि इनकी मौसी जैसा होगा। अब हम दिमाग लगा रहे हैं, अब चेहरा देख नहीं पा रहे हैं, हम परेशान भी हैं यार, कैसे देख पाए, हलचल चल रही, शादी हो रही है, फेरे भी होने, उसके बाद में फेरे भी लिए गए, फेरे भी ले डाले पूरे, और फेरे लेने के बाद में कुछ नहीं समझ आ रहा कैसे किया। वो बड़ी को पटियाया मैंने उस फोटोग्राफर को, मैंने कहा यार ले गया किनारे, हम कहें यार तुमको 50 रुपए देंगे। अच्छा, उस जमाने 50 बहुत बड़ी बात होती है। हम कह रहे तुम चेहरा खुलवा के दिखा दो फोटो खींचने बहाने। तो उसने बड़ी हिम्मत जुटा करके, बड़ा विरोध हुआ, नहीं फोटो नहीं खींचा जाएगा और ये नहीं करने देंगे, जो नहीं वो तो मन को 2-3 साल वाले थे उनको पटिया। मैंने यार आजकल जमाने में शादी हो ही रही यार, अब कब हो ही गए, अब कब बच के फोटो खिंचाने खात में दिक्कत होगा। तब उसने लड़के ने एक विरोध किया कि नहीं फोटो खींच जाना चाहिए। तब जब फोटो किया तब मैंने चेहरा देखा। और उस जमाने जो लड़कियां देखती थी अपने पति को, जैसे शादी होती थी ऐसा घूर देखती थी कि ये है हमारे मम्मी पापा से दूर करने वाला। तो ये इस टाइप का चेहरा बना के देखा। हम कहने अरे भगवान चलो ठीक है जो कुछ है। नहीं, आपने जब चेहरा देखा तो आपका फर्स्ट मतलब आपने देखा सही था? ठीक था, बस यही ठीक ठाक था। अब इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां थी वहां खड़ी थी तो उनके आगे तो नहीं ठीक थी। लेकिन अगर मैम ने पॉडकास्ट देखा उस वक्त लगा यार जो यार इनसे क्यों नहीं हुई हमारी। तो ये नेचुरल बात होती है, हम अपनी नेचुरल बात बता रहे हैं, इनसे क्यों नहीं हो रहे, ये बात होती है। बाकी जो हो गया वैसे। सर आज की डेट में देखा जाए लव मैरिज अरेंज मैरिज दोनों ट्रेंडिंग में चल रही हैं। आपके हिसाब से सही क्या है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? सामंजस्य के साथ दोनों ठीक है। अगर लव मैरिज सिर्फ तन से और प्रॉपर्टी से या उसकी फिजिकल पोजीशंस किया गया तो वो बहुत दिन तक नहीं टिक पाएंगे। राइट। अगर लव मैरिज वाकई एक दूसरे के विचारों से, एक दूसरे के सामंजस्य से की गई है तो लव मैरिज चलेगी। सर आज की डेट में देखा जाए मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, लव पहले ही हो जाता है शादी से पहले। बाद में जब शादी हो जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। जैसे हमारे जो दोस्त हैं जिनकी शादियां हुई हैं वो इन सारी चीजों को लेकर परेशान है। जो अरेंज मैरिज जिनकी शादी हुई है वो बहुत बोलते हैं यार नहीं मेरा अच्छा चला। लेकिन जिनकी लव मैरिज हुई है, जितने भी मेरे दोस्त हैं, 100 में से 95% लोगों का ये कहना है कि नहीं यार प्रॉब्लम होती है। मैं 2 चीजें बताया हूँ आपसे, स्पष्ट शब्दों में बता दूं। जिनका मैंने एक स्पष्ट शब्दों कहा, जिनका मानसिक तौर से सामंजस्य जब बनता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं भाई संधि साहब है, ये समधि ने समधि, सम मतलब होता है बराबर, इक्वल। मतलब हमारी आपकी जो पोजीशन फिजिकल हो या मानसिक स्तर हो या सामाजिक स्तर हो, 3 स्तर होते हैं, ठीक है। हमारा आपका अगर तीनों बराबर से बैलेंस हो रहा है तो शादी चलेगी, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। अगर उसमें असमानता है और विचारों में, संस्कारों में कमियां हैं तो एक तरफ भी अगर है तो निश्चित तौर से वो नहीं चलेगी, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हकीकत में हम शादी से पहले उस लड़की के परिवार को या उस लड़के के परिवार को देख लें। अब परिवार नहीं देख पा रहे हैं, संस्कार नहीं देख पा रहे हैं, उसकी संस्कृति नहीं देख पा रहे हैं तो निश्चित तौर से बहुत दिन शादी चलने वाली नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं, उसका भौकाल देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी क्या माने रखता है? हाँ, कोई मैटर नहीं करता। जब हमारी शादी हुई थी तो हमारे पास घड़ी भी नहीं थी अपने पास। हकीकत में बताऊं, मैं जब शादी में ही पहली बार मैं जूता पहना था, लेदर का पहली बार जूता पहना था, पहली बार अच्छे कपड़े पहने थे, सही ईमानदारी बात ये थी, ठीक है ना। और पहली बार ही मतलब वहां ससुराल से मोटरसाइकिल मिली थी, मोटरसाइकिल थी, मैंने साइकिल बड़ी मुश्किल खरीद। अच्छा, दहेज में मोटरसाइकिल? हाँ, मोटरसाइकिल मिली थी। कौन सी थी सर? उस वक्त राजदूत मिली थी। राजदूत, UGB नाम था, UGB 3031 ऐसा नंबर था, उसका नंबर भी याद है। तो होता क्या था, ये बड़ी स्थितियां खराब होती। तो हमारे हिसाब से शादियां वही और सामंजस्य वही करना चाहिए जो संभाव हो और विचारों से, सामाजिक स्तर से और हमारा जो आपस का जो संस्कृति संस्कार होते हैं वो भी एक जैसी होनी चाहिए। शादी निश्चित। सर आपके दिमाग में SR जो आपका अभी कॉलेज है, वो जब आपने उसकी नींव डाली तो सुनने में आता है सर, हमने बहुत लोगों से मालूम किया कि आपने 15 करोड़ का लोन लिया था उस समय। हाँ, नहीं लोन तो मैंने स्टार्टिंग लोन लिया था मैंने 7 करोड़ का। 7 करोड़ का, हाँ। लेकिन 7 करोड़ लोन लेने के बाद में मुझको नहीं पता था कि हर साल बिल्डिंग बनानी पड़ती, जब बच्चे बढ़ेंगे तो हर साल बिल्डिंग बढ़ेगी। तो पता नहीं था। तो मैंने भाई जब 7 करोड़ लोन लिया तो उसके बाद में फिर एक 5 करोड़ लोन लिया, हो गया 12 करोड़ रुपया। 12 करोड़ लेने के बाद पता लग गया सब बिल्डिंग बननी है। फिर मैंने 5 करोड़ लिया, 17 करोड़ रुपये लोन हो गए। 17 करोड़ लोन होने के बाद में फिर अब हम डिफॉल्टर होने लगे।
पैसा आ नहीं रहा था, खर्च ज़्यादा हो रहा था। क्योंकि हमारी ये आदत थी कि जो ज़मीनें आसपास थी वो भी मैं साथ खरीद रहे थे, बिल्डिंग बना रहे थे, ज़मीन भी खरीद रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि उसे धीरे धीरे हम थोड़ा हमारा बजट बिगड़ता चला गया। फिर 17 करोड़ जब लोन हो गया तो ईएमआई में हमको देने में दिक्कत आने लगी, तो फिर लोन मैंने 3 लोन और दिया, जो हमारी ईएमआई इनरेगुलर थी वो रेगुलर हो जाए, और कुछ टीचर की सैलरी नहीं बांट पाए तो सैलरी भी हमारी हो जाए, उसके लिए मैंने 3 करोड़ ले लिया, 20 करोड़ रुपये लोन हो गए। अब 20 करोड़ लोन हो गए और दलदल में फंस गए, फिर नहीं कुछ दे पा रहे थे, फिर मैंने 3 करोड़ में लोन लिया, फिर 3 करोड़ लोन ले हो गया 23 करोड़ रुपया। उस जमाने में ब्याज बहुत ज़्यादा पड़ता था। फिर हो गया हमारा, फिर हम और फंसते चले गए, फिर नहीं ईएमआई दे पा रहे थे, फिर लोन और ब्याज देने के लिए, ईएमआई देने के लिए या सैलरी देने के लिए फिर मैंने 5 करोड़ लोन हो गया 28 करोड़ लोन। 28 करोड़ 28 करोड़ लोन हो गया। फिर समाज से भी करीब मैंने जहाँ जहाँ पैसा मिलना था हमको वहाँ से लिया आपने। वहाँ मैंने कहीं 50 लाख, कहीं 20 लाख, कहीं 50 लाख, कहीं 30 लाख, कहीं 1 करोड़ में इस तरह लोन में इंटरेस्ट पर ले लिया। तो एक बार ऐसा टाइम था जो 50 से 60 लाख, 55 से 60 लाख रुपए मैंने ब्याज दिया है और करीब कई साल दिया है। एनपीए नहीं होने दिया, खाता को खराब नहीं होने दिया, सिविल नहीं खराब होने दिया। ये भगवान कृपा रही कि इज्जत बची रही, और ऐसा टाइम आया कि आज विश्वविद्यालय हो गया, अब बच्चे आ गए, सब संभाल लिए, सब अच्छा चल रहा है। नो डाउट सर, जो संघर्ष आपने बताया बहुत अच्छा रहा। अब हम जाते हैं राजनीति में, क्योंकि अभी आप आज की डेट में देखा जाए बीजेपी से एमएलसी हैं सीतापुर से। तो सर एक सवाल है मेरा, यूजीसी के नियमों और बदलावों को लेकर जमीनी स्तर पर बहुत चर्चा है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं बताना चाहूँगा कि 35 साल के बाद हमारे यूजीसी का एक बड़ा शिक्षा के प्रणाली में बहुत तेज़ी से चेंज आया, और ये बहुत पहले होना चाहिए था। हम बहुत लेट कर दिए इसमें। हकीकत में शिक्षा पद्धति को बदलने के लिए अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। जितना अभी हुआ है नो डाउट बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन आगे और भी करने की भी ज़रूरत है। कारण है कि जिस तरह मैकाले ने हमारी शिक्षा प्रणाली को बदल करके हमारे हिंदुस्तान की मानसिकता को एक क्लर्क या एक नौकरी करने वाला बना दिया। इस शिक्षा प्रणाली का दोष है, ना कि हमारी मानसिकता का। उस शिक्षा प्रणाली की वजह से हमारी मानसिकता इतनी दास्तापूर्वक हो गई कि हम सब लोग नौकरी के लिए भागने लगे। उद्यम के दूर तक हम लोग सोचने बंद कर दिए। पहले आपको याद होगा लिखा है उत्तम खेती मध्यमान निश्चित चाकरी भीख निदान, मतलब चाकरी को, नौकरी को भीख मांगने के बराबर तुलना की गई थी उस जमाने में। आज के जमाने में भी आज जो व्यवसाय करते हैं या नौकरी भी करते हैं, अच्छी नौकरी है, कहने की नौकरी, अब वो जमाने के हिसाब से आज जमाने में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारा व्यवसायी, हमारा स्टार्टअप या नए नए लड़के जो इस तरह काम करना शुरू किए हैं, मैं भी अगर 700 रुपये से शुरुआत करके अगर मैं विश्वविद्यालय खोल सकता हूँ। आज यहाँ पर 17,000 बच्चे अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हमारे पास एक SR ग्लोबल स्कूल करके है, और CBSE बोर्ड, ICC बोर्ड, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल और MBA सब है। तो अगर मैं वहाँ से खोल करके यहाँ तक मैं आ सकता हूँ, तो हर बंदा हमसे आज की डेट में सब लोग संपन्न हैं, सब लोग बड़े आदमी हैं, बशर्ते हम काम करने की जिज्ञासा हमारे क्या है, काम करने की प्रवृत्ति क्या है। शिक्षा इसलिए बहुत जरूरी है, शिक्षा की पद्धति चेंज होना इसलिए जरूरी है। अब हम स्किल बेस्ड शिक्षा होनी चाहिए। आप कल्पना करिए गांव में या शहर में आपको अपना AC बनवाना है, आपको अपना TV बनवाना है, आपको अपना वॉशिंग मशीन ठीक करवानी है। मैं एक छोटे छोटे काम गिना रहा हूँ। आपको छोटा सा कोई टूटा पाट गया, कोई बोर्ड में या इलेक्ट्रिशियन में है, आप सब जगह समस्या है। कोई आपको अच्छा इलेक्ट्रिशियन, अच्छा कारपेंटर, अच्छा प्लम्बर या अच्छा मिलने में इलेक्ट्रिशियन ढूंढने में बड़ी कठिनाई हो रही। हम सीखेंगे है नहीं, हमारा पढ़ाई करते ही हम नौकरी के लिए जान दे देंगे, नौकरी के लिए 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए घूस दे देंगे, व्यवस्था कर देंगे, और सोचते नहीं कि हम 25 लाख से 5 लाख रुपए से हम 500 करोड़ का आदमी बन सकते हैं। सोच में नहीं आता हमारे पास, ठीक है ना। तो मेरा मानना है कि हम शिक्षा इसलिए जरूरी है कि हमारे अंदर सभ्यता आनी चाहिए, संस्कार आने चाहिए, समाज की और उस वक्त की करंट अफेयर क्या है उसकी समझ आनी चाहिए, जागरूक होना चाहिए, इसलिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा साथ में व्यवसाय बहुत जरूरी है। हम व्यवसाय करते, छोटा करते व्यवसाय, बड़ा करते व्यवसाय, निश्चित तौर से व्यवसाय में हम अपना भी करेंगे और 2-3-4 लोगों को व्यवसाय देंगे। हम उन्हीं से हमारा पैसा कैसे नौकरी करे। अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ या कमा लिया हूँ, तो हमारा पैसा कमाना चाहिए। हम कोई ना कोई व्यवसाय करेंगे तभी पैसा कमाएगा।
हम तभी पीछे एक पूरी चैन खड़ी कर देंगे। ये एक बहुत बड़ी वीकनेस कमी आ रही है। हम तो वही बच्चों में देख रहा था, आज के बच्चों में इतनी अस्थिरता है। आज मैं छोटा सा प्रोग्राम था, मैं बैठा हुआ था, मैं देख रहा था हमारे, जब मैंने स्पीच दिया, मैंने कहा कि भाई पेशेंस रह करके कम रहना चाहिए। मुश्किल से 2 घंटा बीता हुआ, 2 घंटे के अंदर उनका पेशेंस तातर हो गया। कारण पेशेंस से नहीं, रील हम लोग देखते हैं, 5 सेकंड की रील भाई सब देख नहीं पाते हैं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड बीता, वो खटाक से बढ़ा दिया, ये उंगली से चल जाती है, अपने आप चल जाती। हमारे पेशेंस लेवल ये हो गया, हम किसी को बर्दाश्त कर नहीं पाते हैं। दुनिया में यूट्यूब देख करके या चैट जीपीटी देख करके या उससे बात करके अपने आप को काबिल समझने लगे। राइट, ये बड़ी समस्या है। लेकिन अभी और भी बदलाव होने की जरूरत है। हिम्मत करनी पड़ेगी शिक्षा प्रणाली बदलने में। हिम्मत मतलब बड़ा बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी शिक्षा प्रणाली बदल पाएगी। और जब एक बार बदल जाएगी तो निश्चित तौर से हमारा देश 10 साल के अंदर हम लोग फिर जो सोने चिड़िया था और फिर सोने चिड़िया बनेगा निश्चित तौर से। हमारे अंदर बस उस स्किल को और उसको स्किल बेस्ड जब शिक्षा हो जाएगी तो निश्चित तौर से हर व्यक्ति हमारा रोजगार परक बनेगा, हर व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बनेगा, हर व्यक्ति हमारा हिंदुस्तान में काम करे चाहे वर्ल्ड में कहीं भी काम करे, वो अपने आप को स्थापित करने में क्षमता रखेगा। आरक्षण की इस व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? जब ज्यादा नंबर लाने वाले छात्र का सिलेक्शन नहीं होता और कम नंबर वाले छात्र का सिलेक्शन हो जाता है, तो कम नंबर का मतलब कम पढ़ा लिखा होना। तो क्या आपको नहीं लगता कि जब ऐसे लोग विभागों में जाएंगे तो अपने देश पर कहीं ना कहीं सर इसका फर्क पड़ेगा? जैसे अभी आपका कॉलेज है, कोई अगर यहाँ ऐसा टीचर आए जो कम पढ़ा लिखा हो, आप किसे लेंगे? एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति को या कम पढ़े लिखे व्यक्ति को? मैं साफ बताना चाहूँगा, निश्चित तौर से जो हमारे जैसे सिलेक्शन में करता हूँ जी सर, मैं देखता हूँ उस टीचर जो हमारे पास आया हुआ है उसकी बेसिक पढ़ाई कहाँ से हुई है। भले ही उसे इंटर कहाँ से किया, उसे ग्रेजुएशन कहाँ से किया, फिर पीजी कहाँ से किया, ये भी देखता हूँ। फिर उसे जॉब कहाँ से किया, जॉब कहाँ पर किया, उसका लेवल देखता हूँ। दूसरा मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत सारे जो डिग्री होल्डर होते हैं या बड़े बड़े मार्क्स लेकर आते हैं, जो सामाजिक ज्ञान नहीं है, गांव से जुड़ा हुआ नहीं है या आम जनता में वो घुला मिला नहीं है, तो बहुत बड़ा प्रोफेसर, बहुत बड़ा टीचर या बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर या बहुत बड़ा प्रोफेसर नहीं हो सकता है। राइट, अच्छा डॉक्टर नहीं हो सकता है। हाँ। जब तक हमारे अंदर मानवता नहीं है, जब तक हमारे अंदर समाज के प्रति जागरूकता नहीं है, जब तक मैं समाज के लिए चिंतित नहीं हूँ, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, हम कितने पढ़े लिखे हों। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जैसा आप बता रहे हैं कि आप किसको लेंगे, मैं उसको लूंगा जो मैं देखता हूं कि हमारे बच्चों के अकॉर्डिंग ये क्या बच्चा अपने आप को ढाल पाएगा, क्या व्यवस्था कर पाएगी, या हमारे जो एक क्राइटेरिया है कि बच्चों को अपडेट कर पाएगा, बच्चों को संस्कारित कर पाएगा, बच्चों को स्किल बेस सिखा पाएगा, बच्चों को एक अच्छे संस्कार के साथ में अच्छी संस्कृति को सिखा सकता है। क्या वो टीचर कितना बड़ा नॉलेजेबल हो, यहाँ पर गया और बाहर सिगरेट लगा के पी रहा है, वो क्या मैसेज देगा? राइट भाई, वो क्या मैसेज देगा? पॉइंट है। बच्चे भी बाहर निकलेंगे, बच्चे बाहर निकलेंगे, वो सिगरेट देखेंगे, सर माजे करेंगे, हमको भी करना चाहिए। अब वही टीचर का चरित्र भी अच्छा नहीं है, बच्चे क्या सीखेंगे उससे? कितना बड़ा पढ़ा लिखा हो, क्या लेना ना पढ़ा लिखा, क्या लेना डिग्री से? संस्कार बहुत जरूरी है, टीचर के साथ में संस्कार बहुत जरूरी है। जिस टीचर के अंदर संस्कार है, जैसे आप आरक्षण बात कर रहे हैं, आरक्षण हकीकत में घटना ये घटती है कि हम अभाव में पढ़े और प्रभाव में पढ़े। जो अभाव में पढ़ करके 70% मार्क्स ले आया है, वो जो प्रभाव, जिसके पास सारी संपन्नता, सारी सुविधाएं होने के साथ साथ में वो 80% मार्क्स लाता है या 85% मार्क्स लाता है, तो सरकार देखती है कि यार ये 70% मार्क्स अभाव में ला सकता है, तो वो 85% मार्क्स के इक्वल गिनती है। जो आरक्षण दिया क्यों गया, तो उसकी चर्चा कर रहा हूँ। इसकी चर्चा कर रहा हूँ, ये अभाव में वो प्रभाव में, उसको इक्वल करने के लिए आरक्षण दिया गया है। आज आप सीतापुर के एमएलसी हैं, जरा सोचिए जिस गरीब इंसान ने पाई पाई जोड़कर और एक एक ईंट से अपना आशियाना बनाया हो, अचानक नजुल की जमीन के नाम पर बुलडोजर चल जाए तो उस परिवार पर क्या गुजरती है? जहां पर रजिस्ट्री तक हो चुकी है, वहां बिना बताए रातों रात नोटिस चस्पा करके। सर, सीतापुर के बारे में तो आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी। मैं थोड़ा स्पष्ट में इसमें कहना चाहूंगा, होता क्या है कि बहुत सारी लेडीजों को रोते हुए देखा है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन 2 चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। होता क्या है कि पिछली जो सरकारें रही हैं, मैं उन सरकारों का स्पष्ट शब्दों का कहूँगा, चाहे बसपा सरकार हो चाहे सपा सरकार हो, चाहे सरकारी ज़मीन हो वो अपनी ज़मीन है, चाहे प्राइवेट की ज़मीनें हैं। अगर हमारी वहाँ पर मकान बना हुआ है, हमारा कोई इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री या कोई हम संस्थान खोलने जा रहे हैं, तो आसपास की जितनी ज़मीनें होती थी वो क्या करते थे, सीधा सीधा गए, खम्बा गाड़ दिए, ज़मीन आपकी, खम्बा हमारा, ज़मीन हमारी। चाहे आप
पैसे के बल पर दो, चाहे आप बंदूक के नोक के बल पर दो, ये हुआ करता था। सरकारी जमीनों पर जो नजुल जमीन थी, जैसा आपने चर्चा किया, उस पर अपने मकान बनाने के लिए किसी की औकात नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस पर कोई बोल सके कि भाई मकान क्यों बना रहे हो, क्योंकि उसको भी अपनी ज़िंदगी प्यारी है, या उसका अपनी नौकरी प्यारी है, या उसको सम्मान अपना प्यारा है। तो इस तरह की बहुत सारी निजुलों की ज़मीनों पर बहुत विभिन्न तरीके के संस्थान, विभिन्न तरीके की बिल्डिंगें, विभिन्न तरीके के धार्मिक बिल्डिंगें बन गई। कारण था उस वक्त का जो प्रशासन था वो बोलने की स्थिति में नहीं था, इस वजह से उनकी गलती उनकी है। राइट। और वो अब इस समय पर अगर बुलडोजर चलता है तो हम लोग हल्ला मचाते हैं कि भाजपा या सरकार बहुत गलत कर रही है, बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। भैया उस वक्त सोचना चाहिए था उन अधिकारियों को, उन व्यक्तियों को जो नजूल की जमीन पर या गलत तरीके की जमीनों पर अपने कब्जा कर रखे हैं, गलत तरीकों पर हाँ, रजिस्ट्री कर रखे। रजिस्ट्री आज भी मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे उस समय पर ऐसे ऐसे रजिस्ट्री, ऐसे ऐसे केस, ऐसे ऐसे व्यवस्थाएं हैं कि कल्पनाओं से बाहर हैं। मैं बहुत सारी समितियों में भी हूँ, समितियों का सदस्य हूँ, तो इस तरह के बहुत सारे प्रकरण आते रहते हैं। सर, आजकल देखा जाए एथनॉल को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पेट्रोल में एथनॉल मिलाना देश के लिए मुझे लगता है अच्छा हो सकता है, लेकिन जब पेट्रोल में एथनॉल मिलाया जा रहा है तो उसका दाम कहीं ना कहीं कम होना चाहिए, लेकिन पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है। मैं थोड़ा स्पष्ट बताना चाहूँगा, एथनॉल सब जगह नहीं मिलाया जा रहा जी। ये यूनिफॉर्म तभी हो सकता है जब लोग कंपनी और रिफाइनरी से मिल के आएगा, तभी हम लोग दाम कम कर सकते हैं। इसके बीच मैंने आपने मिलाया, मैंने नहीं मिलाया। आप देंगे मान लीजिए 90 रुपये, मैं दूंगा 95 रुपये लीटर, ठीक है ना, तो वो यहाँ पर असमानताएं होंगी, यहाँ पर गलत होगा। तो मुझको लगता है जब अभी यूनिफॉर्म में टाइम लगेगा, 1-2 साल लगेगा, जब एथनॉल पूरी तरीके से और प्रॉपर तरीके से उसका प्रोडक्शन और उसका मिलावट दोनों एक साथ जब हमारा हो जाएगा, तब निश्चित तौर से इसका जो समानता जो रेट होना चाहिए उस रेट के अकॉर्डिंग इसका। तो यूपी में भी हर जगह अभी यूपी ने पूरे देश में नहीं हो सकता, हो भी नहीं सकता। ये स्वाभाविक तौर से नहीं, ये व्यवहारिक नहीं है। तो सर इतनी लोग चर्चा कर रहे हैं, देखो दो चीजें बता रही हैं, मैं बता दूं आपको, ये चर्चा और ये गाड़ियां और बंद होने का, इंजन फेल होने का, ये सोशल मीडिया का अपना सोचो है। जितना विपक्षी वो लोग हैं आजकल, विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से सोशल मीडिया या इन्फ्लुएंसर को पेड करती है, और पेड करके उनको अपनी घटना अपने तरीके से उनसे कूट रचित तरीके से रोड पर या कहीं पर जगह पर वो दिखाती हैं कि देखिए हमारी गाड़ी ये फेल हो गई, हमारा ऐसा हुआ, हमारा ऐसा हुआ। ऐसा है नहीं ईमानदारी से, लेकिन वो अभी ये सोशल मीडिया है, जैसा दिखाना चाहेंगे वैसा दिखा लेते हैं, तो हम लोग उस पर ज़्यादा ना पड़े। और मुझको लगता है कि इथेनॉल का जो आगे आने वाला टाइम पर है वो कहीं ना कहीं हमको शिफ्ट होना पड़ेगा। और शिफ्टिंग के साथ साथ में देखिए साइंटिफिक रीजन होते हैं, वो अपना रिसर्च करके ही कुछ ना कुछ करेंगे। कोई अपने देश की गाड़ियों को, अपने देश के इंजन को, अपने देश के अर्थव्यवस्था को कोई भी इंसान खराब नहीं खराब करेगा। ये सब नेचर होगा। देश में जब सड़कें और पुल बन रहे होते हैं वे उद्घाटन से पहले ही कभी कभी टूट जाते हैं। क्या ये सिस्टम की चूक है या फिर नेता और ठेकेदार को बस अपना कमीशन चाहिए? क्योंकि आजकल सर कमीशन पे बहुत ज्यादा काम होता है। मैं इस पर स्पष्ट बताना, आपने बहुत अच्छी बात बोली थी अभी, जो राजीव सरवाली आपने बात बोली थी, मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा। कभी कभी क्या होता है, जो इंजीनियर्स लोग होते हैं, हाँ, इंजीनियर्स की अज्ञानता, कुछ ठेकेदार चंद पैसों बचाने के चक्कर में गलती कर बैठते हैं, ठीक। उस गलती का खामियाजा सरकार भुगतती है, उस गलती का खामियाजा हमारे सारे जितने भी हमारे यात्रीगण होते हैं वो भुगतते हैं, ठीक है ना। लेकिन गलती किसी एक कुछ लोगों, चंद लोगों को होती है। निश्चित तौर से अब उस पर बहुत तेजी से फिल्टराइजेशन हो रहा है। आने वाले टाइम पर उसको चेक पॉइंट इतनी ज़्यादा लगाए जाएंगे जिसकी वजह से ये भ्रष्टाचार या इस तरह की जो गलतियां या लापरवाहियां ना हो, इसके लिए सरकार निश्चित तौर से एक बड़ा कदम उठा रही है। और अयोध्या में चंदा चोरी जो हुआ था उसका बहुत ज्यादा मुद्दा बनाया विपक्ष वाले लोगों ने। देखिए वहां पर निश्चित तौर से लापरवाही हुई है। हाँ। उस चूक का विपक्ष एक अलग तरीके से उसका नैरेटिव सेट करके बना रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने पप्पू यादव, मैं नाम लेना चाहूँगा, पप्पू यादव बैठ करके और जिस तरह हमारी हिंदू सनातन धर्म की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, उसको देखा जाए एक हंसी का पात्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। हम हिंदुस्तान में अगर पैदा हुए हैं और हमारी हिंदू संस्कृति, मैं कहता हूँ आज भी अगर कोई पीपल का पेड़ है, पीपल पेड़ हम लोग मानते हैं, इसमें ब्रह्म देवता इसमें निवास करते हैं, हम लोग उसके नीचे कोई भी अपशिष्ट वाला काम नहीं करते हैं, राइट।
और करने हमारी रूह कांप जाती है। आप उसी चोला को पहन करके, उसी धर्म, जिस धर्म में आपके मम्मी पापा जब पैदा हुए होंगे तो आपका मुंडन हुआ होगा, आपका छेदन हुआ होगा, आपकी शादी होगी, सारे देवी देवताओं को साक्षी मानते हुए आपके सारे संस्कार किए होंगे, और उन्हीं संस्कारों के आप धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसी संस्कृति की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसी संस्कृति को नीचा दिखा रहे हैं। ये क्या आप दिखाना चाहते हो, ये क्या बताना चाहते हो? चंद लाइक पाने के लिए अपनी सोशल मीडिया पर हमारी हाइट मिल जाए, इसके कुछ भी कर डालोगे। मतलब हमको तो अजीब सा लगता है कि कैसे हमारी, मतलब ये हमारा रूह गवारा करती है। मैं राहुल गांधी को मान सकता हूँ, क्योंकि राहुल गांधी हमारी हिंदू संस्कृति से जानकार नहीं है, जागरूक नहीं है, उनको आता नहीं, उनका तो चलो एक बार है, मतलब वो कर सकते हैं। लेकिन हम हिंदू धर्म में पैदा होने के बाद और मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये तो मैं बहुत ही अपने हिंदू समाज की, अपने सनातन की, अपनी संस्कृति की, अपनी विरासत की, एक तरह देखा जाए बहुत ही नीचे स्तर की राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस तरह की भाषा, इस तरह की नाटक, इस तरह के कुकृत, इस तरह की जो व्यवस्थाएं हम लोग कर डालते हैं, ऐसा हमको सोचना भी नहीं चाहिए, करने की बहुत दूर बात हो गई। नहीं सर, ये आपने बात बोली जो उन्होंने किया वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं था, लेकिन उसको वो सही तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन ये जो चोरी हुई है अभी जो अयोध्या में, सर वो प्रॉपर तरीके से सुनने में आता है 2 से 3 बार तक सिस्टम को प्रॉपर तरीके से पता था इस तरीके की घटना हो रही है, लेकिन फिर भी अनदेखा किया गया। जो लोग भी वहां पर उस वक्त प्रभारी थे या देख रहे थे, निश्चित तौर से जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारी शिकायतें आती है, तो मैं उसको उत्सुकता लो तो संज्ञान लेता हूँ, संज्ञान लेने के बाद उस पर कार्रवाई होती है। उस वक्त वो भी कार्रवाई कर रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि हमसे कुछ नहीं संभाल पा रहा, मैं कुछ संभाल नहीं पा रहा हूँ, पूरा सिस्टम है ऊपर से लेकर नीचे तक ध्वस्त सिस्टम है शुद्ध भाषा में, उस ध्वस्त सिस्टम, तब उन्होंने खुद ही शिकायत किया कि भाई मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ, इसमें बताओ कैसे किया जाए। तब चीजें प्रकरण जब निकल कर आई हैं, तो निश्चित तौर से जिन लोगों ने किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी ही। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, आपने देखा होगा, वो टाइट हैं, वो किसी को बख्शते नहीं और किसी को बख्शा भी नहीं जाएगा। एक एक दोषी को जितनी बड़ी सजा की उतनी बड़ी, उसको जितनी बड़ी गलती की उतनी उससे बड़ी सजा मिलेगी, निश्चित जान लीजिएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार इसी लाइन ऑर्डर के लिए जानी जाती है, और निश्चित तौर से वो भगवान से भी और यहाँ के भी, ये लोग और परलोक दोनों ही तरीके से उनका कहीं ना कहीं प्रभाव होगा, और कहीं ना कहीं उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। देखा जाए आपने बहुत सारे सवाल जो आपकी जिंदगी के थे वो भी आपने पूरी ईमानदारी से दिए, पॉलिटिक्स वाले भी जवाब आपने ईमानदारी से दिए। सर एक सवाल मेरा है, कहीं ना कहीं हम हों और या आप हों या जो जितने भी स्टूडेंट लाइफ में जीवन जी रहे हैं, कोई ना कोई इंसान आज की डेट में कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। बहुत सारे लोग नासमझी का ही मैं कहूँगा शिकार हो जाते हैं, वो खुदकुशी कर लेते हैं। उनको आप क्या मोटिवेशन, क्या बोलना मैं अपने सभी युवाओं से मैं कहना भी चाहूँगा और विनती भी करता हूँ कि भाई जिंदगी निश्चित तौर से आप जैसे नहीं चलेगी, कतई नहीं चलेगी। हमारा ग्रह नक्षत्र कैसे है, हमारा समय कैसे है, हमारा संगत किसके साथ में उठता हूँ, किसके साथ में बैठता हूँ, क्या मैं किन विचार वालों के साथ में रहता हूँ या रहती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपकी कल की लाइफ बनने वाली है। अगर जो मैं इस एज में 15 से 18 घंटे काम कर सकता हूँ, अनवरत काम करता हूँ, बगैर रुके बगैर थके, पिछले 50 साल से लगातार काम कर रहा हूँ। आप तो युवा हैं, आप तो जवान हैं, आप 18 साल के हैं, आप 20 साल के हैं, आप 25 साल के हैं, तो आप तो 12 घंटे तो काम कर ही सकते हो। और जो हिंदुस्तान का 12 घंटे काम कर लेगा, मैं चैलेंज करता हूँ, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कहीं पर भी किसी भी तरीके से वो कहीं पर भी लूजर बन सकता है। जिस फील्ड में जाए, चाहे स्पोर्ट्स फील्ड में जाए, चाहे बिजनेस फील्ड में जाए, चाहे संस्थागत फील्ड में जाए, चाहे जॉब की फील्ड में जाए, मतलब कहीं पर भी कुछ भी करेगा, सक्सेस मिलना ही मिलना है, बशर्ते हम 12 घंटे अपना समय अपने ऊपर समय खर्च करें, सकारात्मक सोच साथ काम करें, अच्छे विचारों साथ काम करें, अच्छे रणनीति साथ काम करें, निश्चित और सक्सेस होंगे। वो लोग फेलियर होते हैं, मतलब ये जो आपने जिसको बताया कि आत्महत्या करने की सोचते हैं, हकीकत में वो आत्महत्या उनके जो सराउंडिंग जो आबोहवा रहती है, एटमॉस्फेयर रहता है, जिसकी वजह से उनके दोस्त लोग ही इतना ज़्यादा उनको कमेंट पास कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं। आदमी अपने नाकामयाबी से कभी कोई सुसाइड नहीं करता है, राइट सर, दूसरे के कमेंट करने से और कमेंट के डर से वो सुसाइड करता है। हकीकत में मेरे से अच्छा कौन जान पाएगा इस दुनिया में, हमसे अच्छा हमारा आकलन करने वाले दुनिया में कोई नहीं। तो मैं क्या हूं, मैं कैसी हूं या मैं कैसा हूं, ये हमको सोचना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग जिंदगी फैसले लेने चाहिए। हम क्या करते हैं, लोगों के कमेंट के, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे,
लोग क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में, अरे भाई मैं क्यों उसके चक्कर में पड़ता हूं। मेरी जो मानसिकता है, मेरे जो विचार हैं, मेरी जो सोच है, मेरा जो एटमॉस्फेयर मैं जानता हूं, ये मैं जानती हूं। तो हमको जरूर अपना आकलन खुद करके अपनी जिंदगी को सरवाइव करने की कोशिश करें। निश्चित तौर से जो आज समय है कल वो नहीं रहेगा, निश्चित है। चाहे हमारी जैसा भी समय है, अच्छा हो तो भी निकलेगा और बुरा हो तभी निकल जाएगा। कल के असमन्वित भाव से हम अच्छा करेंगे, अच्छे बनेंगे, अच्छा सम्मान होगा, अच्छी व्यवस्था बनेगी। इस भाव से जिंदगी जिएंगे, बड़ा आनंद आएगा। मुझको लगता है कि आज का हमारा आपका जो सेशन रहा है बड़ा शानदार रहा सर, है। आपने बहुत अच्छी बात युवा को सीखने मिलेंगे उनको। हाँ। और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो, मस्त होकर जियो। धन्यवाद। ये सर ने जितनी भी बातें बोली वो मुझे लगता है प्रॉपर एक फिल्म है। जिस हिसाब से शुरुआत हुई, सर ने परचून के शॉप से शुरुआत की, देन उसके बाद अभी सर सीतापुर के एमएलसी हैं और लखनऊ के अंदर इतना बड़ा कॉलेज है। हमें लगता है कि हम अक्सर टूट जाते हैं। ये सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि आस पड़ोस के लोग जो होते हैं कुछ ना कुछ कमेंट पास करते हैं और हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। चीता जागता चेहरा आपके सामने बैठा हुआ है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बहुत कुछ सीखा हमने आपसे, ठीक है, और हमने रिसर्च भी की थी। कमाल हैं आप। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी।